शीट कौन सा चल रहा है? इंटीग्रेशन खत्म हो गया? नो सर। कितना पहुंचा? सर अभी है, थोड़ा लास्ट का है, अभी पार्ट 2 में अभी है। इनडेफिनेट चल रहा होगा ना? हाँ। हाँ, डेफिनेट प्लस एरिया की एक ही शीट है यार, ठीक है? तो डेफिनेट प्लस एरिया की एक ही शीट है। शीट अपलोड हुई या नहीं हुई है अभी तक? किसकी सर? डेफिनेट की, डेफिनेट की एक मिनट। नहीं हुई है, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व y is equals to fx x axis and the ordinate x is equals to a and x is equals to b। तो इसका क्या मतलब है यार? देखो, मैंने अभी तक बताया आपको कि जो एरिया वाला पार्ट होता है ना यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा आपका एरिया ही देगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको ले लिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा आपको एरिया देगा। हमने ये a लिया है लिमिट, इस तरीके से हमने b लिया है लिमिट। तो यहां पे आपका y एक्सिस चल रहा है। तो उसने क्लियरली बोला है आपको यार कि y इज इक्वल टू fx, तो ये y इज इक्वल टू fx ये कर्व हो गया, y इज इक्वल टू fx। यार ये क्लासेस एरिया के प्लीज ना मिस करें। रीजन क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट पार्ट ये, इसमें मैं कर्व ट्रेसिंग के काफी सारी चीजें भी बताऊंगा, तो क्लासेस प्लीज ना मिस करें। गलती से भी आप मिस करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट। और प्लस एसिम्पटोट्स की एक टेक्निक है जो इसमें बताई जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज कि उसे ना मिस करें, क्योंकि वो नहीं समझ में आती फिर, ठीक है? तो y इज इक्वल टू fx आपका हो गया है, ये x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू a y एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी यार, x इज इक्वल टू b भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी, b a से बड़ा है। तो जो एरिया रहेगा ना यार, उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? x एक्सिस पे हम लोग मानेंगे एक स्ट्रिप, x एक्सिस पे हम लोगों ने एक स्ट्रिप लिया जिसकी जो विड्थ है उसे dx लिया गया है, हाइट को fx कंसीडर किया गया है। तो इस ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा आपका? fx इंटू dx। और अगर मैं इंटीग्रेट उसका कर रहा हूं फ्रॉम a टू b, तो इसका मतलब यह है कि क्यूमुलेटिव ऐसा आपने जितनी भी ऐसी स्ट्रिप्स पॉसिबल हो सकती है उन स्ट्रिप्स को अरेंज करके आपने इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली इसका आइडिया कहां से आता है? लिमिट एज अ सम से। लेकिन अभी अपने को लिमिट एज अ सम की कोई अंडरस्टैंडिंग मतलब हमको रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि लिमिट एज अ सम हम जेई के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए हैं। यहाँ पे सीधा एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया में सीधा रहेगा a टू b fx dx। अगर आप dx पे स्ट्रिप अज्यूम कर रहे हैं तो fx इज इक्वल्स टू सॉरी a टू b इंटीग्रेशन fx dx, ये आपको एरिया दे देगा। किसके लिए? ये जो भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे गए। प्लस इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो fx है वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका fx है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। अगर आपका fx ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो इस लिमिट में हमको ध्यान देना पड़ेगा, नेगेटिव से बचना होगा। हाँ तुषार, ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है? तो अगर आपका fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ बेटा a से b के बीच में, तो आपको दिक्कत खड़ी होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन से आपका रिजल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आने के चांस रहेंगे। अगर प्योर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, आपका fx कुछ इस तरीके का है, इस पर भी डिस्कशन होना है। वैसे आपका fx इस तरीके का है, तो जितना पार्ट आपका एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा उतना एरिया आपको पॉजिटिव मिलेगा, जितना नीचे रहेगा उतना एरिया नेगेटिव मिलेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एज ए रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को ध्यान देना होगा, अगर आपने ऐसा इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्टली, तो इसलिए हमको ध्यान देना पड़ेगा ये आप तभी अप्लाई करोगे जब आपका fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर x बिलोंग्स टू a टू b, तभी आप ये a टू b fx dx डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई डाउट है किसी को भी किसी भी तरीके से? नहीं है सर। कोई पूछना चाहता है कुछ भी? सर नहीं? चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन है, find the area enclosed between the curve y is equals to x square plus 2 x axis x is equals to 1 and x is equals to 2। फटाक से सॉल्व कीजिए इसको, ट्राई कीजिए जल्दी। ट्राई कीजिए।
हुआ। हो गया सर। चलिए, नहीं हुआ तो यहां देखिए बेटा, हाँ 13/3 आंसर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है? सीधा। अगर आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करना चाहा, तो हमने आपको बोला था ये 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, बस और कुछ नहीं बदलेगा इसका, ये सेम ग्राफ रहेगा, बस ये 2 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पहले जो 0,0 पे वर्टेक्स मिल रहा था वो 0,2 पे मिलने लगे। नेक्स्ट है एक्स एक्सेस, तो ये एक्स एक्सेस दे रखा है और x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आपको दिया गया है, तो x इज इक्वल टू 1 बेटा यहां पे हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 यहां पे हो जाएगा। ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, बस काम खत्म हो गया यार। मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है, जो कि मेरा एफ एक्स है, वो 1 से 2 के बीच में हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से ऊपर प्लॉटेड है। ठीक है, तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन लगा दो, 1 से लेके 2 x के फॉर्म में फंक्शन x प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा dx, ये आपका एरिया हो गया। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मतलब x³ 3, 2 मतलब 2x और 1 से 2 अप्लाई कर दिया, तो a इज इक्वल टू, ये सब्सटीट्यूट किया गया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे 1/3 प्लस कितना आ जाएगा 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास में 13/3। बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें? तो नो सर। ग्राफ बनाना जरूरी है? क्या? हर बार इसका ग्राफ बनाना जरूरी है? नहीं, इसके लिए बताएंगे, अभी हर बार ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, हर बार ग्राफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, टेंशन मत लीजिए उसकी। बड़े आगे। यस सर। डन है? किसी को कोई डाउट है बेटा? पूछो जल्दी। कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो पूछिए। सर हाँ सर, आप वैसे जो टेस्ट होगा अगला, उसमें इंडेफिनिट आएगा ना इंटीग्रेशन? इसमें टेस्ट जो सर टेस्ट लेंगे अगला जो होगा टेस्ट, हाँ तो सर उसमें इंडेफिनिट आएगा? शायद है सर? नरेंद्र सर ने कितने दिन के बाद बोला था? 20 सर मिनट। इस संडे नहीं है, अगले संडे कह रहे थे। अच्छा, पेपर हाफ रिलीज की वजह से? हाँ सर, वो पेपर चल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, हाँ तो उसमें डेफिनेट भी आएगा यार। अच्छा, पूरा आएगा? हाँ, क्योंकि तब तक हो जाएगा ना आपका इंडेफिनेट में, एक और डाउट क्लास लगेगी, इस वीक में हो जाएगा इंडेफिनेट आपका पूरा। ठीक है सर। तो डेफिनेट भी आएगा उसमें। ये शीट है भैया, जल्दी खत्म करो, मुझे सेकंड एक्सरसाइजेस करवानी है आप लोगों को सॉल्व, वरना बता रहा हूँ बेस्ट आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे भाई हम आपका। अगर आपने अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक्स खत्म कर रहे हो आप, उसके बाद ही तो आप और एक्स्ट्रा टाइम दे पाओगे इस पे, तो शीटें जल्दी खत्म करो यार, आप बहुत गलती कर रहे हो। सेकंड एक्सरसाइजेस के लिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम सेंटर बुला लें, तब तक गवर्नमेंट परमिट करे, अभी कुछ चांस नहीं पता उसका, तो इसलिए हो सकता है यहीं लगानी पड़े, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप जल्दी खत्म करो शीटें यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। जल्दी ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आधी जनता तो इसके इंटीग्रेशन में फंस जाएगी, आधी जनता मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं। जेई का अब की बार चांस है यार, जनवरी में नहीं होगा, तो अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, जेई अपने अपने अब की बार बहुत ज्यादा चांसेस है कि जेई जनवरी में नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हम पूरी शीटें सॉल्व कर पाएंगे। हाँ अनंत, चांसेस बहुत ज्यादा है।
पक्का तो अब मैं जेई डिसाइड नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तो खत्म हुआ है बड़ी मुश्किल से, तो जनवरी का अगर जेई कंडक्ट कराया तो वो दिक्कत ही खड़ी करेगा। इस वजह से उसके चांसेस काफी कम हैं। इसलिए मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शीटें खत्म करो, हम सेकंड एक्सरसाइजेस पे थर्ड एक्सरसाइजेस पे जोर देंगे और उसी से आप रिजल्ट निकाल पाओगे। 11th के रिवीजन करा देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, टाइम जितना ज्यादा होगा उसका यूज किया जाएगा। शीटों का डिस्कशन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। डन, क्वेश्चन हो गया। हो गया क्वेश्चन। कितना है भव्य? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसका ग्राफ प्लॉट करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा? दोनों का एडिशन 1 से 2 के बीच में। देखो यार, मैं इसमें दोनों काम कर सकता हूं। आप चाहेंगे कर लो। ग्राफ प्लॉट करना तो मैं ग्राफ प्लॉट भी कर सकता हूं। ग्राफ का मोटा मोटा आइडिया मैं आपको देता हूं, देखो कैसे प्लॉट किया जाता है ऐसे फंक्शंस में। तो लॉग का ग्राफ है, नेचुरल लॉग का ग्राफ है, ऑब्वियसली वो ऐसे ही जाएगा। ये कितना रहेगा? 1,0। तो हमें इससे आगे के बारे में ही बात करना है, पीछे के बारे में तो बात नहीं करना, मतलब नीचे वाले के बारे में बात नहीं करना, मैं ऊपर वाले के बारे में बात करना, दैट इज ln x। x ऐसा चल रहा है, ये ln x है। ठीक है, आगे बात करते हैं tan इनवर्स x की। किसी को याद है क्या tan इनवर्स x का ग्राफ? सर हॉरिजॉन्टल रहता, मतलब क्या सर वो 10x को 90 डिग्री टर्न करके रिवर्स कर देते थे ना। हाँ सर। देखो, अगर किसी को याद नहीं रहता है तो ये इसने सही बोला एकदम। ये देखिए ऐसा ग्राफ होता है, हम इसे क्या कर देते हैं बताओ? सबसे पहले 90 डिग्री पे रोटेट। इसे ऐसे ले जाएंगे, ये ऐसे चला जाएगा, है ना? तो कैसा हो जाएगा ये ग्राफ बताओ? ये वाला ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में 180 डिग्री का शिफ्ट मारेंगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? ऐसा हो जाएगा। याद है आप लोगों को? चलो ये तो बढ़िया। 90 डिग्री वाला याद रह गया आपको? है हाँ सर। हाँ सर, ये आपने बहुत वो करवाया था सर, कई सारे ग्राफ। सारी ट्रिक अच्छी लगी थी ना, इससे याद रह गई सर। ये सबसे बढ़िया थी। चलिए बढ़िया। देखिए अब दोनों ग्राफ को ना आगे पीछे प्लॉट कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है, 0 पे तो ठीक है यार, ये अब ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब ये ग्राफ आपका 1 पे यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको, 1 मान लेते हैं यहाँ पे मिला, 2 मान लेते हैं आपको यहाँ पे मिला। इस केस में भी ग्राफ आपको पॉजिटिव मिल रहा है ना? और ये 1 से लेके यहाँ तक भी ग्राफ आपको मिल रहा है। अब बेटा एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना ना इसका टफ टास्क है। तो ग्राफ को ऐड करके ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये कितना तेजी से बढ़ रहा है और ये कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि log 2 बेस e, ये भी 1 से छोटी क्वांटिटी रहेगी लेकिन 1 को अप्रोच करती हुई रहेगी, क्योंकि e कितना होता है? 2.71 होता है। 2.71 रखेंगे तो log 2.71 बेस e को अप्रोक्सीमेटली 1 आंसर देगा। तो ये 1 के काफी क्लोज रहेगी वैल्यू। ठीक है, और 1 पे 0 मिल रहा था, तो ये बढ़ती हुई वैल्यू है। इसी तरीके से 1 की बात करेंगे, tan इनवर्स 1 आप डालेंगे तो π/4 आपको देगा। ठीक है, तो 0 में π/4 ऐड कर दूंगा तो मेरा ग्राफ, अगर कंबाइंड ग्राफ प्लॉट करना चाहूं मैं, तो 1 पे आ रहा है ये 0, x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू उसको ऐड कर दिया जाएगा। 1 पे आ रहा है ये 0 और tan इनवर्स 1, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, tan इनवर्स 1 आपको π/4 देगा यार। तो π/4 ऐड करेंगे 0 में तो स्टार्ट होगा कहां से? π/4 से। तो ये होगा π/4 यहाँ पे कहीं पे, 1 से काफी छोटा होता है।
क्योंकि पाई बाय 2 आपका 1.57 होता है, पाई बाय 3 आपका अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो 1 से छोटा होता है, तो 1 से नीचे मिलेगा। उसके बाद 2 पे जब हम जाएंगे तो log 2 ये 1 से छोटा मिलेगा लेकिन क्लोज टू 1 मिलेगा। ऐसे tan इनवर्स 2 आप रखेंगे तो यहां देखिए इन्फिनिटी रखने पे पाई बाय 2 मिल रहा है, मतलब 1.57 तक मैक्स वैल्यू मिल रही है आपको। तो इसका मतलब पाई बाय 2 से आप 2 सब मतलब ये 1 से जब 2 की तरफ मूव करेंगे तो ये पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 की तरफ जा रहा होगा, लेकिन पाई बाय 2 नहीं, काफी कम रहेगी उससे वैल्यू, लेकिन बड़ी तो रहेगी ना पाई बाय 4 से। तो ये वाली वैल्यू उसके अंदर ऐड होगी तो आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा ये, और दोनों का एडिशन 1 से ऊपर निकल जाएगा, तो 1 से हल्का सा ऊपर मिलेगा इसी तरीके से आपको ग्राफ, क्योंकि लीनियर नहीं है तो ग्राफ मिलेगा इसी तरीके से, बीच में गिरेगा नहीं, तो ये इस टाइप का ही ग्राफ रहेगा। ये तो हुआ ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है, ये हुई ग्राफ। लेकिन यार जरूरी नहीं है ना ग्राफ प्लॉट करना जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने पूछा था, क्या ना, जैसा कि इसने भानु ने बोला या भव्य ने पूछा कि ग्राफ प्लॉट करना जरूरी है क्या। अब ग्राफ का आइडिया लगा के मुझे इतना पता चल जाएगा, हाँ यार ये ln x प्लस tan इनवर्स x का जो ग्राफ है x एक्सिस से तो ऊपर मिल रहा है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ग्राफिकल अप्रोच का नहीं आइडिया होता, आपको नहीं प्लॉट करना ग्राफ, आपको टेंशन होती है, तो ऐसे केस में हमारी हेल्प कौन करेगा यार, हमारी हेल्प करेगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में कौन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट, ठीक है, उससे मैं पता लगाऊंगा। तो dy बाई dx कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, dy बाई dx कितना हो जाएगा 1 बाय x, और tan इनवर्स का कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 से 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसका मतलब है जो आपका y दे रखा है, fx दे रखा है, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब है f1 जो है रेंज आपको मिलेगी 1 से 2 के केस में f1 से f2 के बीच में। तो बस f1 से f2 की रेंज से मुझे पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है या नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है। f1 डालूंगा तो ln1 0 और tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 से आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ln2 आपको मिलेगा प्लस tan इनवर्स 2 मिलेगा, तो ये डेफिनेटली बड़ा ही मिलेगा। तो देखिए दोनों जगह पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में आपका जो फंक्शन आ रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखता है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखता है। बस एक बार डिसाइड हो गया कि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 वैल्यू रखता है, बस तो इंटीग्रेशन करना है सीधा आपको। कितना होता है इंटीग्रेशन 1 to 2, ये कितना हो जाएगा आपका ln x प्लस tan इनवर्स x dx, ठीक है, ln x प्लस tan इनवर्स x dx 1 से 2 के बीच में। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी यहां तक किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। हाँ भाई ln x का इंटीग्रेशन निकालो, ln x का आता है ना 1 मान के बाय पार्ट लगाना पड़ता है, tan इनवर्स x का भी बिल्कुल वैसा से होता है, ठीक है, सही है, ये होता है x टाइम्स ऑफ 1 माइनस ln x। याद है आप लोगों को -1 नहीं है क्या, सर, ln x -1 आ रहा है सर मेरा। हाँ x ln x -1 होता है, करेक्ट, तो x ln x -1 सही, 1 मानेंगे ना बाय पार्ट लगाएंगे इसको। इसी तरीके से tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन याद है किसी को, नहीं, चलिए सर हाँ सर इसका तो बाय पार्ट से सॉल्व किया है। बाय पार्ट से कर लो ना, 1 मान के कर सकते हैं ना, तो 1 के केस में कितना हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन किया जाएगा tan इनवर्स x एज इट इज, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन 1 का tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो ये कितना हो गया x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया, तो 1/2 लॉग ऑफ कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। बस इतना सा काम हो गया, इंटीग्रेशन आपके पास आई गया, सीधा उठा के वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो जरा, ये आ गया x ln x माइनस x प्लस यहाँ पे ये है x इंटू tan इनवर्स x -1/2
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 1 से 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। आंसर दिखा देता हूं आपको। हाँ दिखा रहा हूं आंसर। भानु ये नोट पढ़ो, क्या लिखा है बताओ भानु। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूड है, जैसे कि ऊपर वाला फंक्शन हमने निकाल के देख लिया, दो तरीके मैंने बताए, एक ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया लगा लो, दूसरा नहीं तो एक तरीका इन्होंने भी बताया हुआ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पार्ट से। तो अगर आप पता लगा लेते हैं तो आपको बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। बढ़िया, बड़े आगे। हाँ सर। कोई दिक्कत है किसी को भी किसी भी तरीके से? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जो भी करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर से इससे पहले वाला फंक्शन हमारा क्या था, पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उस केस में हमने बोला था डायरेक्ट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आप कर दीजिए, तो ये भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब अगर मेरा फंक्शन है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब है आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से नीचे है। जब एक्स एक्सिस से नीचे रहेगा तो जो इंटीग्रेशन रिजल्ट देगा बेटा वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन एरिया को हम कभी भी नेगेटिव नहीं रख सकते, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अपना आंसर है। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स आपका नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, तो जो एरिया मिलेगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा, लेकिन हमें एरिया नेगेटिव रखना नहीं है, इसलिए हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। आपने सुना भी होगा, आपने 9 10th 11 12th क्लास में कहीं ना 12th तो चल ही रहा है, लेकिन 9 10th 11th स्टैंडर्ड में सुना जरूर होगा, एरिया हम कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन, ये नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ एरिया में क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन, इट इज आउटवर्ड और इट इज इनवर्ड। तो बस ये दो चीजों को बताने के लिए आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन काम में आता है। अदरवाइज एरिया आपका हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे क्वेश्चन में, तो आइए जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां तक हो गया तो बताइए, हो गया? नोट हो गया? सर। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ओके सर। हाँ जी सर। यस। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यार। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, find the area bounded by y is equals to log x base 1 by 2 and x axis find the area bounded by y is equals to log x base 1 by 2 and the x axis between x is equals to 1 and x is equals to 2। जल्दी सॉल्व कीजिए। सॉल्व होता ही बताइएगा।
हाँ भाई, हुआ? चलिए देखिए यहां पे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू log x बेस 1/2। यार log x बेस 1/2 को ध्यान से देखो, मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर -1। आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद हो log a बेस b की पावर c, आप इसे लिख सकते हो 1/c टाइम्स ऑफ log a बेस b। तो b की पावर c मतलब ये 2 की पावर -1, आप -1 को आगे लेके आ सकते हैं, तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपके पास में fx इज इक्वल्स टू कितना, 1/-1 log x बेस 2, मतलब fx इज इक्वल्स टू -1 log x बेस 2, ये आ जाएगा। तो log x बेस 2 का ग्राफ कैसा हो जाता है? log x बेस 2 का ग्राफ होता है ये, और उस पे माइनस लगाने का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, मतलब आपका ग्राफ जो रहेगा वो इस तरीके से बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1,0 है, आपको चाहिए 1,0, 1 से लेके 2 के बीच में, तो 2 वाला पार्ट आपको मिलेगा यहां पे, ये पॉइंट है 2,0। बस आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अब देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है ना एक्स एक्सिस के पूरा का पूरा 1 से लेके 2 के बीच का, तो सीधा सीधा सा मामला है, माइनस लगा दीजिए सामने, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 log x बेस 1/2 dx। अब आप बोलेंगे सर आपने बेस 1/2 क्यों चूज किया, अभी तो आपने बेस चेंज कर लिया था इसके लिए। तो मैंने बोला बेटा चेंज कहां किया था, ये तो मैंने ग्राफ प्लॉट करने के लिए यूज किया है, ओरिजिनल फंक्शन तो यही है log x बेस 1/2। अब मैं चेंज करके माइनस को कैंसिल कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब मैं चेंज करूंगा तो माइनस ऑफ 1 to 2 माइनस log x बेस 2 dx। आप बोलेंगे सर अब कट सकता है 1 से 2 log x बेस 2 dx। अब कुछ लोग यहां मिस्टेक कर देते हैं, log x बेस 2 का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, जो इंटीग्रेशन आपको पता है उसके लिए यहां पे बेस e होना जरूरी है। तो मैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करूंगा, जो कि बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता हो तो यहां से देख लीजिएगा। अगर लिखा है log a बेस b, तो मैं इसे लिख सकता हूं log a बेस e अपॉन log b बेस e, ये लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा log x बेस e, यहां जो 2 था log 2 बेस e हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा log 2 बेस e इंटीग्रेशन 1 to 2, ये हो जाएगा log x बेस e dx। अब जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपका आ रहा था वो आप यूज कर सकते हैं, 1 अपॉन ये कितना है log 2 बेस e, ये तो सही है, ये आ जाएगा x log x बेस e माइनस x। इस पे आप अप्लाई कर दीजिए लिमिट 1 to 2, आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन log 2 बेस e, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 log 2 बेस e माइनस 2, और जैसे आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 log 1 बेस e माइनस 1। ये हमारा आंसर, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आंसर है, यही क्वेश्चन है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये वाला है। अगर किसी को नोट करना है नोट कर लीजिए, पूछना है पूछ लीजिए। अब हम इससे इंपॉर्टेंट नोट आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट आपको बताएंगे। डन? डन सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं पूछना, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे यार। ऑल राइट यार, अब आप बोलोगे सर मुझे इस लफड़े से बाहर निकालो, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, मैं यही करता रहूंगा क्या, है ना?
भव्य अभी क्लास के एंड में यार आज तुम अपलोड करवा के ही चले जाना मेरे साथ, ठीक है? और रोज 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 रह जाता, तुम यहीं रुक जाना, एंड में साथ में अपलोड कर दूंगा मैं तुम्हारे सामने। अभी टाइम है अपनी क्लास में काफी, है ना? 5 मिनट पहले करने बैठेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए, तो अब आप बोलोगे सर ये बार 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 यार ये लफड़ा मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए बेटा देखो सीधा फंडा हमने सेट कर दिया है। इस नोट की तरफ ध्यान देते हैं। आपको आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कंप्लीटली ग्रेटर देन जीरो रहेगा या कंप्लीटली लेस देन जीरो रहेगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक सिंगल चीज से आप पता लगा लीजिए, सिंगल चीज है ये वाली, क्या कि अगर आपका fx है वो साइन चेंज ना करे बिटवीन a टू b, तो जो भी आपका इंटीग्रेशन से एरिया आएगा उस पर मॉड लगा दीजिए। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका सिंगल जो आपका एक्सप्रेशन है fx जो है वो a से b के बीच में साइन नहीं चेंज करना चाहिए, या तो पॉजिटिव रहना चाहिए या तो नेगेटिव रहना चाहिए, प्योर पॉजिटिव या प्योर नेगेटिव, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन जो भी आएगा उस पर आप मॉड लगा सकते हैं। ये नोट फटाक से नोट कर लीजिए। जैसे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में जो log x बेस 1/2 है, इसने 1 से 2 के बीच में साइन नहीं चेंज किया। साइन चेंज करने का क्या मतलब है? पहले ये नेगेटिव था, ऐसा नहीं हुआ कि उठ के बाद में पॉजिटिव हो गया 1 से 2 के बीच में। अगर साइन चेंज होगा तो उसका अलग मीनिंग है, मैं समझाऊंगा। इसलिए आप इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, बाद में मॉड लगा देते तो भी आंसर सही आ जाता, ठीक है? इसी तरीके से हाँ सर ये फिर साइन चेंज का फिर ये क्रिटिकल पॉइंट चेक करना पड़ेगा ना, मान लो नहीं पता। नहीं, क्रिटिकल नहीं चेक करना पड़ेगा लड़के। नहीं सर, अगर हमें पता नहीं कि अगर वो साइन नहीं, चेंज fx कर को रहा है। जीरो करके देख लो ना, कहां पे जीरो आ रहा है। हाँ ठीक है, fx को जीरो कर लेंगे ना, काम हाँ बन सर जाएगा। उससे हो जाएगा, वेवी का उससे ठीक है। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन में भी जो इससे पहले हमने किया था, इस वाले केस में भी ln x प्लस tan इनवर्स x, इसका इतना पता लगाना था कि आपका साइन चेंज ना हो रहा हो। इसको जीरो कर लो, जीरो करके पता चलेगा कि कहां पे साइन चेंज हो रहा है। जहां जीरो होगा तो डेफिनेटली अगर वो जीरो x की वैल्यू मान लेते 1/2 पे ये जीरो दे रहा है आंसर, तो डेफिनेटली 1 से लेके 1/2 तक एक टाइप का साइन रहेगा और 1/2 से लेके 2 तक एक टाइप का साइन रहेगा। तो वहां पे ये दिक्कत खड़ी करेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत खड़ी नहीं होगी। आपका आंसर जो है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से डायरेक्टली आ सकता है। फटाक से इसे नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं यार, कि अगर बाई चांस साइन चेंज होगा तो क्या करना है, उस पर बात करेंगे अभी। जल्दी नोट कर लीजिए। आया मैं, एक सेकेंड। फटाक से डन। यस सर। डन सर। चलिए आ जाता है अगले पार्ट पे कि भैया अब वो बता दो जहां पे साइन चेंज हो रहा हो तो क्या करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने ना, तब आपको समझ में आएगा। मैंने बोला आपसे कि यार मेरा इंटीग्रेशन ना कुछ इस तरीके का था। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये a है ये b है, बीच में डाल दिया c। हमने बोला a से c तक आपका इंटीग्रेशन है, मतलब जो कर्व है आपका वो एक्स एक्सिस से नीचे है, और c से b तक आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो a से c तक ये नेगेटिव है और c से b तक ये पॉजिटिव है। तो a से c तक आपका जो fx है वो आपका नेगेटिव है और c से b तक पॉजिटिव है। तो आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा दो अलग हिस्सों में। एक आप अप्लाई करेंगे a टू c, दूसरा अप्लाई करेंगे आप c टू b, ठीक है?
इस पे इंडिविजुअल मॉड डाल दीजिएगा और इस पे इंडिविजुअल मॉड डाल दीजिएगा, आप उसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर फिर इसने ये क्या लिखा हुआ है कि उसने A टू C तक पॉजिटिव लिया है बेटा और C से B तक उसने नेगेटिव लिया है, देखो ये लिखा हुआ है ना। तो उसने क्या बोला है, जो पोर्शन पॉजिटिव है उसमें उसने कोई साइन नहीं अप्लाई किया, लेकिन जो पोर्शन नेगेटिव है उसके सामने उसने माइनस लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन से रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जो जो ये वाला पोर्शन है ना यहां पे, इससे साइन रिजल्ट, इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट पॉजिटिव दे देगा। तो A से C तक पॉजिटिव है इसलिए उसे कोई साइन अप्लाई नहीं करना पड़ा, B से C से B तक नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव लगाया ताकि ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ सके, हमने मॉड लगा दिया, बात एक ही है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं, मैं कहूंगा इसे याद रखिए, बार बार याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इसे याद रखिए, इसे अप्लाई कर दीजिए। अब आपके जहन में एक बात आ सकती है कि सर आप कैसे बोल सकते हैं कि मतलब ये C पे 0 होगा या नहीं, या कुछ भी दिक्कत है। वो पता लगाने के अलग अलग तरीके यार, आप fx को 0 कीजिए सीधा, जैसे ही आप fx को 0 करेंगे आपको पता चल जाएगा किस पोजीशन पे 0 हो रहा है, किस पोजीशन पे 0 नहीं हो रहा है। तो आइए जरा बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार फटाक से इसे नोट कर लीजिए। फटाक से इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर क्या कोई सिंगल रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्या इसका? वो भी है मेरे पास, ठीक है, सिंगल रिप्लेसमेंट भी है, मैं आगे समझाता हूं। उसमें मैं क्या करूंगा, ये जो fx लिखा हुआ है ना, इस fx का क्या ले लूंगा, पहले ही मॉड ले लूंगा, इंटीग्रेशन करने से पहले मॉडुलस ले लूंगा इसका। तो ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको, और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, बताऊंगा उसको। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से। आपने नोट कर लिया ना ये वाला पोर्शन, किसी को दिक्कत तो सर नहीं? ये fx इक्वल टू 0 क्या लिखा है? fx इज इक्वल्स टू 0 से मुझे पता चलेगा C पॉइंट, ठीक है सर। है ना। हाँ सर। नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ट्राई कीजिए इसको। डन। इसका आंसर हाफ आ रहा है सर? क्या हाफ आ रहा है क्या इसका आंसर? आंसर? हाँ, काफी लोगों का हाफ ही आ रहा है, देख लेंगे। चलिए सॉल्व करता हूं मैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये इसका ग्राफ होता है। x इज इक्वल्स टू -1, ये होगा। x इज इक्वल्स टू +1, ये होगा।
ना उसके पीछे ही एग्जिस्ट करेगा ना उससे आगे ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे एरिया चाहिए, ये एरिया कैलकुलेट करना है मुझे, ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि तरीका वही है कि आप -1 से 0 जब करें तो ये वाला जो ग्राफ आप यूज कर रहे हैं इसके सामने आप माइनस अप्लाई कर लीजिए, या आप 0 से 1 जब जाएं तो आपका ग्राफ ऊपर है तो आप एक्स क्यूब को पॉजिटिव रहने दीजिए, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है, और अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, और इसमें भी एक और बना देता हूं, इसमें भी अलग से जो मैं बोलना चाहता हूं। आप इस ग्राफ का मॉड ले लीजिए पहले ही, तो अभी जो करंट ग्राफ है y इज टू एक्स क्यूब है, हम जो यूज करने जा रहे हैं वो ग्राफ बना देता हूं मैं कुछ ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब बना देते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपको टेंशन ही नहीं है। इंटीग्रेशन -1 to 0 मॉड -1 to 1 मॉड एक्स क्यूब आप अप्लाई कर लीजिए। जब आप इसे मॉड एक्स क्यूब को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे पता कैसे चला, अब मैं ग्राफ नहीं बनाना चाहता, फिर भी मुझे पता लगा ना कि -1 to 1 के बीच में 0 आएगा या नहीं, तो मैं सीधा एक्स क्यूब को क्या कर लूंगा 0, तो यहां से भी मुझे एक्स की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो -1 to 1 के बीच में 0 हो रहा है, आपका एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, तो इसलिए उसको ब्रेक किया गया इस तरीके से। ठीक है, तो -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स आप सॉल्व करेंगे तब भी ये इसी में कन्वर्ट होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी अप्लाई कीजिए आपका आंसर सेम ही आएगा। बताइए क्या आंसर आया, 1/2। नीचे वाला लंबा मेथड है, नीचे वाला क्या है, बड़ा मेथड लग रहा है सर। बड़ा क्यों है लड़के, मॉड लेने के बाद में तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा राइट साइड है वही तुम्हारा लेफ्ट साइड में आएगा, तो सीधा इसे सॉल्व कर दो ना, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स क्यूब डीएक्स। बताना कितना हो जाएगा, x to the power 4 डिवाइडेड बाय 4, 0 to 1 बताओ, 1/4 माइनस 0 कितना आ गया, 1/2। कहां तुम लंबा बोल रहे हो, नहीं आई बात समझ में भानु? आ गई सर। क्यों 2 टाइम्स किया, क्योंकि सेम टाइप ऑफ जो रिजल्ट है, जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे काम बन रहा है ना। 0 से 1 तक जितना एरिया रहेगा वही -1 to 0 के बीच में रहेगा, बस इतना सा काम है, इसलिए डिवाइस कर दिया उसको सीधा। हाँ सर। ठीक है, बड़े आगे किसी को सर डाउट है तो हाँ बोलो। सर हम डायरेक्ट लिमिट -1 to 1 नहीं डाल सकते थे? किसमें, एक्स क्यूब में? हाँ डालो जरा -1 to 1, तो सेम ही आंसर आ रहा है। सेम कैसे आ जाएगा, 0 आएगा यार। कितना हुआ, एक्स टी पावर 4/4 कितना है, 1/4 -1/4 अच्छा ठीक है, है ना? हाँ वो मैंने गलती से प्लस लगा दी सर। नहीं, ठीक है सर, क्लियर हो गया। बड़े आगे, यस सर। चलिए ये नोट लिख लीजिए यार, डन। डन सर। हाँ
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यार, अभी तक आपने जो पढ़ा है ना वो कौन सा पढ़ा है आपका यार, एक्स एक्सिस पे। अब उसी चीज को हम लोग वाई एक्सिस पे पढ़ेंगे थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, वाई की स्ट्रिप अज्यूम करने के लिए बोला गया। जैसे पहले एक्स वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्स वाले केस में जब स्ट्रिप अज्यूम करना होता था तो हम लोग एक्स पे स्ट्रिप अज्यूम करते थे। मतलब ये मानते थे ऐसा कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप रखेगा, ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन आता था बेटा ए टू बी, क्योंकि तुम dx पे स्ट्रिप लेके चल रहे होते थे तो ये आता था fx dx। लेकिन अब इस केस में जो स्ट्रिप रहेगी आपकी, आप वो किस पे ले रहे हो, y एक्सिस पे। तो dy स्ट्रिप आप ले रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ये कितना है, a है, ये कितना है, b है। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं a टू b, तो आप dy यूज कर रहे हैं तो fy dy यूज करिए। मतलब इस केस में dx यूज कर रहे थे तो फंक्शन भी x का ही यूज कर रहा था, इस केस में dy यूज कर रहे थे तो फंक्शन भी dy का ही यूज में आएगा। इतनी सी चीज का ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी सब कुछ नॉर्मल है जैसा हम पहले करते हैं, बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन उठाएंगे तब आपको और बात क्लियर हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन ले, हाँ सर। नोट कर लिया यहां तक? 1 मिनट सर। बड़े, हाँ सर। चलिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। y की स्ट्रिप लेके ही सॉल्व करना है आपको, इसको ट्राई कीजिए। डन। डन, बढ़िया। चलिए सॉल्व कराते हैं आपको। Find area bounded between y is equals to sin inverse x, y is equals to x, y axis between y is equals to 0 and y is equals to pi by 2। आपको ये करना है। y is equals to sin inverse x का ग्राफ याद है क्या आपको? यस, इस तरीके का ग्राफ होता है,
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2, ये अपना ग्राफ होता है यार। ठीक है, ये π/2 आपको मिलता है 1 पे, ये आपको मिलता है -1 पे। ठीक है, अब मेरे लिए बहुत आसान होगा कि अगर मैं इसमें y पे स्ट्रिप अज्यूम कर लूं और इसे इंटीग्रेट कर दूं, तो ऑब्वियसली मैं ये भी कर सकता हूं कि मॉडुलस ले लूं तो ये वाला सेक्शन ऊपर आ जाएगा, तो दोनों एरिया बड़े आसानी से ट्वाइस करके कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं 0 से π/2 के केस में क्या करूंगा बेटा, एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, पर नीचे वाले हिस्से का मुझे एरिया निकालना भी नहीं है, क्योंकि उसने y = 0 मतलब x एक्सिस से लेके y = π/2 बोला है, मतलब ये वाले हिस्से का एरिया मुझे निकालना भी नहीं है, तो ये वाले हिस्से को हटाया भी जा सकता है। लॉजिक ही खत्म हो गया इसका, बस इतना सा इंटीग्रेशन। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, चूंकि मैं dy की स्ट्रिप ले रहा हूं, मुझे फंक्शन y की फॉर्म में चाहिए, लेकिन फंक्शन है मेरे पास y = sin इनवर्स x की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, x = sin y यूज करूंगा फंक्शन की जगह, यहां आ जाएगा sin y dy, बस सॉल्व कर लीजिए। sin y का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos y, और वो 0 से π/2 अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना आपके पास में, -cos π/2 -cos 0, -cos π/2 is 0, cos 0 is 1, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो गया 1। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? हुआ बताना, क्या बताऊं सर ये इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का नहीं करेंगे y के वैल्यूज में? किसका नहीं करेंगे, y = sin इनवर्स x का? sin, हाँ सर वो मैंने sin इनवर्स y ले लिया था गलती से। नहीं, क्यों करेंगे, वो सर मैंने गलती से y लिख दिया। ठीक है सर, कोई नहीं, ठीक है, समझ आया इतना सेक्शन? हाँ सर हाँ। हाँ जी सर। चलिए, अब जो पार्ट है ना यार, वो है ये वाला, तो ये वाला आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं ही बता देता हूं, छोड़िए, उसके बाद आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे एरिया अंडर द कर्व की। तो यार देखो, अभी तक हमने पढ़ा सिंगल कर्व वाला पार्ट, सिंगल कर्व और उसकी बाउंड्रीज मिली हुई थी। ठीक है, अभी क्या डबल कर्व वाला पोर्शन है यार, जैसे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x² = y। अब x² = y का कैसा होता है ग्राफ, y = x² का ग्राफ है ये। ठीक है, तो y = x² आपके पास में कैसा देगा, x² = 4ay टाइप ग्राफ देगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला मिलेगा आपको। एंड y = 1, y = 1 किसके पैरेलल मिलेगा बेटा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी आपको, y = 1। तो अब मुझे इसके एनक्लोज्ड एरिया चाहिए, मतलब मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। ठीक है, इसके एनक्लोज्ड एरिया चाहिए, मतलब मुझे ये पूरा एरिया चाहिए। तो अब आप जो है इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर नहीं भी निकालना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट कितना आ गया है 0,1 और ये पॉइंट कितना चल रहा है 0,0। अब बड़े आसानी से क्लोज्ड जो एरिया है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या, देखो इतने हिस्से का एरिया और इतने हिस्से का एरिया एकदम सेम रहेगा, तो मैं केवल ये एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा और उसे ट्वाइस कर लूंगा, मेरा काम हो जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रिप अज्यूम करेंगे ऑन दी y एक्सिस, कितना हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके कहां तक जाएंगे y में, 0 से लेके 1 तक चले जाएंगे, ये हो गया dy, और y एक्सिस पे स्ट्रिप अज्यूम किया है तो फंक्शन भी y के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तो y के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा √y, बस काम आपका बरी हो गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 √y dy, तो 2 टाइम्स ऑफ √y का इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू डाल देंगे, 1 डाला तो 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आ जाएगा 2/3 - 0, आंसर इज 4/3। बताइए कोई दिक्कत है किसी को यहां तक किसी भी तरीके से, तो बताइए।
कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए।